हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ हमारे ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है आपके पास में अपवाह तंत्र भारत से संबंधित, और आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपवाह का मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो प्रवाह के संबंधित होता है, जो बहने वाली क्रियाओं से संबंधित होता है। इसका मतलब जहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलता है, जहाँ पानी का बहना देखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। उसको वाटर या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जब भी क्या होगा, किसी भौगोलिक लक्षण या भूगोलिक आकृति के अनुसार पे कहीं पे भी आप मूवमेंट देखते हैं, कहीं पे भी आप क्या कहते हैं, चीजें देखते हैं जो पानी का बहना या प्रवाह कहलाता है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। उस जाल को, बहने के जाल को अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज कहा जाता है। तो अगर हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। भारत का जो अपवाह तंत्र है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, एक दिया हुआ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिए, आप आपके पास दो सिस्टम्स को बता रखा है इन्होंने। एक तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बोला हुआ है और एक आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दिया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां, दो हिस्सों में इसको देखा जाता है। और इनका आधार क्या होता है, जो आधार जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, वाटर शेड सिस्टम। पानी संग्रह करके जो चल रही थी, पानी ग्रहण करने की क्षमता, उसके आधार पे इसे रखा जाता है। ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां अलग टाइप से बहती हैं क्योंकि वो उनमें क्या पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती है, उनकी फॉर्मेशन, उनकी चीजें अलग तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर इन समूहों को ध्यान से देखते हैं तो इनको हम जो देखते हैं दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर अपवाह तंत्र के उस आधार पर वर्गीकरण करें, जल के आधार पे अगर हम ये देखें कि जो वाटर कैपेसिटी है जो दी हुई है, उसके अगर बेसिक्स पे देखने की कोशिश करते हैं, किस आधार पे इन्हें रखा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिससे रखा जाता है, तो उसकी हमने क्या कर रखे हैं, दो समूह बनाए हुए, दो ग्रुप्स में हम देखते हैं। एक ग्रुप हमें देता है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती है, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाले जो रिवर्स हैं उनको देखा जाए। दूसरे हिस्से में अरब सागर, जो हमारे पास अरब सागर दिया हुआ है, उससे में गिरने वाली नदियों को रखा जाता है। दो श्रेणियों में इसका समूह का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पे, अगर हम वाटर लॉगिंग को देखने की कोशिश करते हैं, पानी की कैपेसिटी को देखने की कोशिश करते हैं, तो दो हिस्सों में इसको देखा जाता है और ये धीरे धीरे इसका क्रम देखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको साइज ऑफ वाटर शेडिंग देखते हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेडिंग देखते हैं, तो इसके तीन हिस्से बन जाते हैं, तीन कैटेगरी बन जाती है। एक कैटेगरी जो सबसे पहली कैटेगरी दी है उसमें प्रमुख नदियां हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे पास दी है 48 रिवर्स, उनको रखा जाता है। गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई आपके पास रिवर, ठीक है, गोदावरी, इन नदियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। दूसरी कैटेगरी होती है मिडिल वाली, जिसके अंदर बहुत कम स्तर का पानी देखने को मिलता है, जिनका प्रवाह तंत्र जो होता है 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। इसमें 44 लोकल रिवर्स आती हैं, जैसे पेरून हो गई आपकी, मेघना हो गई आपके पास में, कालिंदी हो गई, ये रिवर्स आते हैं। उसके अलावा लघु श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका 2000 किलोमीटर के अंतर्गत, ये ज्यादातर नदियां वो हैं जिनमें वर्षा का पानी देखने को मिलता है। तो हमने जब कैटेगराइजेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर लॉगिंग, तो तीन हिस्सों में देखते हैं। एक वो जो 20,000 से ज्यादा, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के अंदर पानी का स्तर बना रहता है, पर्याप्त वाटर रहता है। तो बड़ी नदियां जितनी भी है, 14 बड़ी नदियां हमारे पास 40 रिवर्स दिए, मेन रिवर्स उसमें लगे जाते हैं। फिर उसके मध्य श्रेणी के अंतर्गत वो रिवर आती है जो 20,000 से लेकर के और 2,000 तक देखने को मिलती है, जो कैसी स्थिति के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इनमें ज्यादातर वही नदियां हैं जो हमारी मध्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। 44 रिवर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो बाकी नदियां बचती हैं वो लघु के अंदर आते हैं, इनमें जलस्तर बहुत कम देखने को मिलता है। ये लोकल रिवर्स होते हैं ज्यादातर, ये क्या होते हैं, मौसमी नालों के रूप में जानी जाती है, जहाँ बारिश के दौरान पे जलस्तर होने पे ही इनको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे ड्रेनेज को देख रहे हैं हिमालय ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, तो हम हिमालयन रिवर में जो अगर हम देखें, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में हम तीन तरह से देखते हैं। एक है इंडस, दूसरा दिया हुआ गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। तीन रिवर सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है। इंडस रिवर जो हमारे पास दी हुई है, इसका कुछ हिस्सा भारत में है और उसके बाद बड़ा हिस्सा जो इसका पाकिस्तान में देखने को मिलता है। वहीं गंगा रिवर, इसका बहुत बड़ा पार्ट हमारे पूरी होल रिवर हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका कुछ पार्ट आपका तिब्बत के अंदर आता है, कुछ पार्ट भारत के अंतर्गत आता है। ये तीन रिवर हमारे पास दी हुई हैं।
अगर हम इंडस रिवर को देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास पहली रिवर थी इंडस रिवर, अगर हम देखने को होते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। मतलब मान के चलिए जो सबसे बड़ी हमारे पास वर्ल्ड वाटर सिस्टम के अंदर गिनेस में दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी रिवर ये देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी रिवर है और इसका जो एरिया हमारे पास है, जो एरिया हमारे पास दिया हुआ है वो 11 लाख से लेकर 65,000 किलोमीटर के बीच में है। 11 लाख से लेकर 65,000 65,000 11 लाख से लेकर 65,000 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। और इसका एरिया जो देखने को मिल रहा है 3 लाख के आसपास इंडिया के अंदर 3,21,000 के आसपास जो एरिया है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ये बात आपको क्लियर कर दें कि ये बड़ा पार्ट इसका बहुत बड़ा है, इसकी द्रोणी कैपेसिटी बहुत ज्यादा लंबे एरिया के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो अगर हम देखने की कोशिश करें बहुत बड़ी रिवर है। इसका मेन जो सोर्स दिया हुआ है जहां से रिवर उद्गम लेती है वो बोखुर चू दर्रा हमारे पास दिया हुआ एक बड़ा हिमखंड है, इससे निकल के रिवर निकल करके आती है और ये बाहर निकलते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधा सीधा करके जास्कर से होते हुए सीधा ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो इसका हमारा ज्यादातर जो मैक्सिमम पार्ट है हमारा वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के पार्ट्स में देखने को मिलता है। काफी ज्यादा बड़े पार्ट्स में वहाँ पे ये डैम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर, काफी सारे डैम प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन शक्तियां ज्यादा, इसके कुछ और लोकल्स में सहायक करनी है, ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ जाती है और ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से रिवर आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज कुछ नई रिवर्स का था, एक हो गई आपकी गिलखेल हो गया, जास्कर हो गई, हुम्बा हो गया, सिकान हो गया, झेलम हो गई, आपके चनाब हो गए, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलुज हो गई। ये रिवर धीरे धीरे करके ट्रिब्यूटरी करके इसके अंदर इसके जल स्तर को बनाने में सहायता प्रदान कर रही है। कुछ रिवर्स हैं जो सहायक नदियों की तरह इसके अंदर जुड़ती चली जाती है और इसके जल स्तर को बढ़ाती है। उसके बाद दूसरी रिवर हमारे पास है गंगा नदी। गंगा जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ गंगा रिवर का वो हमारे पास है। ये अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये उत्तरकाशी के पास गोमुख हमारे पास है, गंगोत्री ग्लेशियर वहां से निकल करके बहती है। इसका जो एरिया पूरा भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है वो आपका 25 का देखने को मिलता है। अगर 25 मिलता है 2525 किलोमीटर तक का एरिया, इसका बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। ये उत्तराखंड से निकलते निकलते रिवर चलती चली जाती है। इसमें कई ट्रिब्यूटरी रिवर्स निकल कर इसके जलस्तर को बढ़ाती है। ठीक है, और ये पवित्र रिवर भी है। अगर हम देखें हिंदू धर्म के हिसाब से ये बहुत पवित्र रिवर है और ये बहुत बड़े एरिया के अंदर बहते हुए निकलती है। इसमें इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना नदी इसके अंदर मिलती है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके आती है। बहुत बड़ा पार्ट दिया यमुनोत्री ग्लेशियर, उसके बाद निकलते हुए चलती है। इसके अलावा इसमें प्रायद्वीपीय भाग में जैसे मिडिल पार्ट में जाते हैं चिनाब, सिंध हो गई, आपके बेतवा हो गए, केन की मिलती चली जाती है। मध्य प्रदेश से निकल चंबल नदी भी इसके अंतर्गत मिलती है। घाघरा जो आती है नेपाल बॉर्डर से निकलते हुए आती है वो इसके अंदर मिलती है। कोसी रिवर हो गई आपके पास में, रामगंगा हो गई और दामोदर। अलग अलग नामों से जाने के बाद ये नदी सीधा जाकर के पश्चिम बंगाल में जाने के बाद एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है, इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर मिल करके यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जो बहुत बड़े एरिया होते हैं। ये इस तरह से इस ट्रिब्यूटरी के छोटे छोटे सेक्शन के रूप में डिवाइड हो रखा है, डिवाइड सेक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी जो निकलती है मानसरोवर झील के पास जो हमारे पास दिया हुआ है एक ग्लेशियर है चिमू डिंगू, ये इस ग्लेशियर से निकलते हुए बाहर निकलती है और इसका भारत के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 1200 किलोमीटर तक का एरिया तय करने के बाद आती है। ये बहुत बड़े बड़े महाखंड बनाती है। इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कई जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स के अंदर गिरती है इसके स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसे महत्वपूर्ण रिवर भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत इसी रिवर की हेल्प से जल आपूर्ति की जाती है। तो मेन ये जो हमारे पास 3 रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन रिवर की हेल्प से ही हम पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई कर पाते हैं, पूरी तरह से पानी की सप्लाई कर पाते हैं और प्रॉपर चैनलाइज वे में हम देख पाते हैं। ये इनका एक सेक्शन दिया हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास है पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स को 2 हिस्सों में देखने को मिलता है। एक रिवर हमारे पास होती है जो रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, और रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। हमने 2 हिस्सों में इसको देखने को मिलता है, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, एक पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ 2 रिवर्स, मेन 2 रिवर्स हमारी बहती हैं, एक नर्मदा नदी है, एक तापी है। 2 नदियां हमारी ये कहती हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं और हमारे 4 रिवर जो है मेन 4 रिवर्स हमारी जो
पूर्व की तरफ बहती है। इस तरह से इन रिवर का हम क्या कहते हैं सेक्शन देखने को मिलता है। इन रिवर्स की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, कई चीज़ों को कंट्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये रिवर हमारी बहुत महत्वपूर्ण नदियों के रूप में जानी जाती है। इन रिवर्स की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति देख पाते हैं पश्चिम वो प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत। अगर हम महानदी को अगर हम देखने की कोशिश करें, सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास, नर्मदा नदी जो हमारे पास दी हुई है अमरकंटक के पास हमारे पास रिवर का एरिया दिया हुआ है, वहां से निकलती है और 1057 किलोमीटर मीटर का एरिया से निकलते हुए बहते हुए चलती है और 13,1200 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करती है। ये बहुत सारे जहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जल का स्तर मौसमी नदियों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। तो ये नदी क्या करती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद दूसरी नदी हमारे पास दी हुई है तापी रिवर। दूसरी नदी कौन सी है, तापी रिवर। तापी रिवर जो हमारी है, ये बैतूला जो हमारे पास दिया हुआ है, बैतूला से निकलती है। मध्य प्रदेश के अंदर एक पठारी भाग दिया बैतूला, उधर से निकल करके ये नदी बहने का काम करती है। और इस नदी के अंतर्गत हम अगर आप देखने की कोशिश करें, प्रार्थना में पानी देखने को मिलता है। इसका जो एरिया देखने को मिलता है, पूरी लंबाई अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 7,024 किलोमीटर तक की लंबाई को पूरा तय करने के बाद पहुंचती है। और दोनों नदियां हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से मानचित्र के अंदर दोनों एक नदी ऊपर एक नदी नीचे की तरफ बहती हुई दिखती है। और दोनों नदियां हमारी क्या करती है, समुद्र तल में अरब सागर के अंदर गिरने का काम करती है। इनके द्वारा ही ज्वारमुख बनता है, ज्वारीमुख जो कीवीज कहा जाता है, उसकी एस्टुअरीज बनता है। ये समुद्र और जल का पानी दोनों मिलने पे स्थिति बनती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये दो नदियां हमारे पास महत्वपूर्ण नदियां थी, नर्मदा और तापी। ये क्या करती है, हमारी पश्चिम की तरफ जाकर के गिरती है। उसके बाद पूर्व की तरफ गिरने वाली नदियों में सबसे पहले नदी है हमारे पास महानदी। सबसे पहले नदी है महानदी। ये जो हमारा जिला दिया हुआ है रायपुर जिला, इसके से निकलती है और बड़े भाग के अंतर्गत कवर करती चली जाती है। ये से नदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है, इसी नदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा के अंदर जाती है और बहते हुए सीधा ये विस्तृत हो जाती है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। दूसरी नदी हमारे पास दी हुई गोदावरी। गोदावरी नदी हमारी पवित्र नदी, दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में रखा जाता है इसको। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़े एरिया को कैप्चरेट करती है। इसका जल स्तर बहुत विशिष्ट रूप से पाया जाता है। इनके अंदर नदी के पर्याप्त मात्रा से ही कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जल आपूर्ति मिलती है। आंध्र प्रदेश को जो पार्ट देखने को मिल रहा है उसके अंदर मैक्सिमम इसी की हेल्प से के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचता है। अगर हम इसकी लंबाई जानने की कोशिश करें, 1465 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर रही है, ये रिवर कवर करने का काम करती है। उसके बाद हमारे पास दी हुई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर के पास से निकल करके 1401 किलोमीटर तक का एरिया तय करती हुई चलती है। ये आपकी कर्नाटका का कुछ एरिया कवर करती है, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया कवर करते हुए चली जाती है। उसके बाद कावेरी नदी हमारे पास दी हुई है। कावेरी नदी महत्वपूर्ण नदी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जल स्तर का जो प्रयोग है कर्नाटका के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे वाटर सप्लाई भी किया जाता है, डैम प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं। और ये तमिलनाडु के अंतर्गत इस रिवर की हेल्प से ही, तमिलनाडु के अंतर्गत इस रिवर की हेल्प से ही बहुत बड़े पार्ट्स को वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई इसी के द्वारा की जाती है। जो कावेरी नदी हमारे पास दी हुई है, कावेरी नदी हमारी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां उससे निकल करके चलती है 1341 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण नदी तंत्र दिया हुआ है। अगर आप देख सकें इस तारीख को देख लें, हिमालय की जो नदियां हैं तीन स्टेप्स में देखने को मिलती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं। इंडस का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका पाकिस्तान में देखने को मिलता है। गंगा नदी का मैक्सिमम पार्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र का जो बड़ा पार्ट है वो आपका तिब्बत की पहाड़ियों में देखने को मिलता है, जहाँ सापू के नाम से भी जाना जाता है इसको। और उसके बाद नामचा बर्मा माउंटेन से टकरा करके ये रिवर भारत के अंदर प्रवेश करती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये महत्वपूर्ण रिवर है, वहाँ की जल आपूर्ति में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। वैसे अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स के तंत्र को देखने की कोशिश करते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स तंत्र के अंतर्गत नदियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में दो समूह देता है। एक आपका पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां, एक पूर्व की तरफ गिरने वाली नदियां। पश्चिम की तरफ जो नदियां गिरती हैं उसमें नर्मदा और तापी महत्वपूर्ण नदियां हैं। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये एस्चुरी
ज्वारी पूल बनाते हैं, जिससे समुद्र का पानी और नदी का पानी एक जगह मिलता है, जिससे वाटर लॉगिंग होने में पानी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद जो नदी हमारे पास देखने को मिल रही है, जो पूर्व की तरफ गिर रही है, उसमें महानदी हो गई, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनके बाकी सब महत्वपूर्ण नदियां इसलिए भी हैं क्योंकि ये उन क्षेत्रों की कृषि में, उन क्षेत्रों की कृषि में बहुत ज्यादा उपयोग, एग्रीकल्चर में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन पे काफी प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं जिनसे गर्म बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ आज इंडियन वेदर सिस्टम के बारे में बताया, इंडियन वेदर सिस्टम को एक्सप्लेन किया मैंने, आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में समझाया किस तरह से दिया हुआ है। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर कुछ नए वर्ड्स के साथ आऊंगा, कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बने रहें, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।